नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक नए एनर्जी और नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके सामने और आज का जो टॉपिक है हमारा वो कॉलेज लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट अर्थात कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए जो है और उसमें यूनिट जो लेसन फर्स्ट है उसका जो 5 यूनिट है उसको हम ले रहे थे, शोध को हम पढ़ रहे थे और शोध के क्रम में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई शोध का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड लाइब्रेरी रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है उसका हमने अध्ययन किया था। आज की जो क्लास है उसके अंदर जो हम क्वेश्चनरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, जो डाटा कलेक्शन का जो मेथड होता है लाइब्रेरी के अंतर्गत, डाटा कलेक्शन का जो मेथड होता है वो क्वेश्चन हो सकता है आपका, या क्वेश्चनरी या प्रश्नावली हो सकती है। डाटा कलेक्शन के मेथड में क्वेश्चनरी या प्रश्नावली हो सकती है, इंटरव्यू या साक्षात्कार हो सकता है। इसके अलावा जो है आपका ऑब्जर्वेशन या अवलोकन हो सकता है, ठीक है, पुस्तकालय अभिलेख हो सकते हैं और स्केल एंड चेक लिस्ट, पैमाना और जांच सूची हो सकता है। इसके अंदर हमने जो लाइब्रेरी रिकॉर्ड है उसको हमने पीछे की कक्षा में पढ़ा था और लाइब्रेरी रिकॉर्ड के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि पुस्तकालय का कौन सा विभाग कौन से अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है और उस अभिलेख का रिकॉर्ड किस रूप में रखता है। उस अभिलेख का रिकॉर्ड फाइल के रूप में रखता है, स्टैटिकल शीट के रूप में रखता है या लेजर रजिस्टर के रूप में रखता है। इसमें हमने जो है विभिन्न विभाग, अधिगण विभाग, परिसंचरण विभाग, तकनीकी विभाग, तो उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन विभाग और पीरियोडिकल विभाग के बारे में विभिन्न कार्यों की जानकारी को हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था। वो भी एक डाटा कलेक्शन का मेथड ही था। और आज हम जो डाटा कलेक्शन के मेथड के अंतर्गत आज जो हम अध्ययन करेंगे वो क्वेश्चनरी या प्रश्नावली का अध्ययन हम करेंगे कि क्वेश्चनरी या प्रश्नावली होती क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चनरी या प्रश्नावली जो होती है वो प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की एक महत्वपूर्ण और क्रमबद्ध विधि होती है। प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की एक महत्वपूर्ण और क्रमबद्ध विधि होती है जो हमारे शोध कार्य को आगे बढ़ाती है। उसमें एक निश्चित उद्देश्य को लेकर प्रश्न रखे जाते हैं किसके सामने, उपयोक्ता के सामने, और उपयोक्ता द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर जाने जाते हैं। फीडबैक लिया जाता है कि उस उपयोक्ता का जो है विचार क्या है उन प्रश्नों के बारे में, और इस तरह एक शोधार्थी है वो डाटा कलेक्शन करता है। तो हम चलते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, उसके अंतर्गत जो क्वेश्चनरी है या प्रश्नावली है उसके बारे में हम जो है देखते हैं कि क्या होती है प्रश्नावली या क्वेश्चनरी। तो जो क्वेश्चनरी या जो प्रश्नावली होती है उसमें प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की एक प्रविधि है या विधि है। प्रश्नावली प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की एक प्रविधि है, ठीक है, मेथड है। प्रश्नावली प्रश्नों को एक क्रमबद्ध रूप में, अगर उनका क्रम सही नहीं होगा, क्योंकि ये किसी न किसी उद्देश्य को ग्रहित करते हैं और बिना उद्देश्य प्रश्नावली नहीं की जाती, तो प्रश्नावली प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है जो अनुसूची से भिन्न होती है। अनुसूची बोले तो शेड्यूल से ये भिन्न होती है, ठीक है। इसमें निर्धारित प्रश्नों के उत्तर उत्तरदाताओं से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न जो है शोधार्थी तैयार करता है या विशेषज्ञ की टीम करती है और जो उत्तर प्राप्त किए जाते हैं वो उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा प्रश्नावली का जो निर्माण करते समय अध्ययनकर्ता अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखता है, ठीक है ना, और प्रश्नावली का निर्माण करता है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न उसके शोध का विषय कुछ और ही हो और प्रश्न कुछ और ही कर ले, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रश्न चल रहा हो किसी स्वतंत्र सेनानी का और बात करने लग जाए हम राजनीतिक पार्टियों का, तो वो प्रश्न कभी भी शोध में सफल नहीं हो सकता, किसी शोध को सफल नहीं बना सकता, ठीक है। इसका प्रयोग शिक्षित और उत्तरदाताओं या विषय विशेषज्ञों के लिए ही किया जाता है, क्योंकि भाई अनपढ़ व्यक्ति है वो सामान्यतः प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए इसकी एक विशेषता ये भी है कि जो प्रश्नावली तैयार की जाती है वो या तो विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है, के लिए तैयार की जाती है, या जो है पढ़े लिखे जो उपयोगकर्ता हैं उनके लिए ये प्रश्नावली तैयार की जाती है। इसके अलावा प्रश्नावली व्यक्तिगत या डाक से भेजकर उत्तरदाताओं से लिखित और तथ्यात्मक उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना।
तो प्रश्नावली व्यक्तिगत या डाक से भेजकर उत्तरदाताओं से लिखित या तथ्यात्मक सूचना प्राप्त की जाती है। ये एक प्रश्नावली की विशेषता है। तो आपके समझ में आई कि प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने का एक ये क्या है, प्रविधि है। ठीक है, इसमें प्रश्नों एक निश्चित क्रम में होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, बिना क्रम के प्रश्न नहीं होते और ये शेड्यूल नहीं होता, अनुसूची नहीं होती, अनुसूची से भिन्न होते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न है वो निर्धारित उत्तरदाताओं से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्नावली का निर्माण जब भी शोधार्थी या जो विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है तो अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। इसका प्रयोग शिक्षित उत्तरदाता या विषय विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाता है। वो इसके उत्तर देते हैं और ये जो प्रश्नावली है वो उनको डाक के माध्यम से भी भेजी जा सकती है, व्यक्तिगत रूप से भी भेजी जा सकती है, उनके लिखित उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम प्रश्नावली की विशेषता कि एक प्रश्नावली की विशेषता क्या होती है। तो प्रश्नावली की विशेषता देखिएगा कि एक वैज्ञानिक प्रविधि प्राथमिक तथ्यों को संकलित करती है। यानी प्रश्नावली क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक मेथड है जो प्राथमिक तथ्यों का क्या करती है जी, संकलन करती है। अर्थात प्रश्नावली एक क्या है, वैज्ञानिक मेथड है, वैज्ञानिक प्रविधि है जो प्राथमिक तथ्यों का क्या करती है, संकलन करती है। दूसरी बात इसकी विशेषता यह है कि प्रश्नावली का उपयोग या प्रयोग सिर्फ शिक्षित उत्तरदाताओं द्वारा किया जाता है। कभी कभी अशिक्षित को भी द्वारा किया जा सकता है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे और उसके प्रकार को भी हम जो है विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है प्रश्नावली का जो है हम अध्ययन करेंगे कि भाई कौन सी प्रश्नावली इसके अंदर है काम में ली जाती है। तो इसका प्रयोग हमेशा शिक्षित उत्तरदाताओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहली बात वैज्ञानिक प्रविधि है। ठीक है, जो तथ्य का संकलन की क्या है, एक प्राथमिक विधि है, इसका प्रयोग शिक्षित उत्तरदाताओं द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः शिक्षित उत्तरदाताओं द्वारा डाक द्वारा प्रेषित की जाती है या व्यक्तिगत प्रेषित की जाती है और फिर प्रश्नों के उत्तर उत्तरदाताओं से लिए जाते हैं। प्रश्नों की क्रमबद्ध सूची है जो विषय के सभी पक्षों को सम्मिलित करती है। ऐसा नहीं है कि किसी विषय का एक पक्ष को छोड़ दिया, उस विषय के सभी पक्षों से संबंधित प्रश्न उसके अंतर्गत होते हैं। सामान्यतः प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में फैली गई अध्ययन इकाई के लिए किया जाता है, विशेषकर यदि कोई भौगोलिक एरिया से संबंधित शोध हो, भौगोलिक एरिया से संबंधित समस्या हो, भूगोल से संबंधित समस्या हो, ऐसों के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग अति उत्तम रहता है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भाषा जो है वो इस प्रकार की हो कि जो उत्तरदाता है उसके समझ में ही नहीं आए। ठीक है ना, कहीं आपने ऐसे लिख दिया कि लिखे आप और पढ़े बाप, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, और अध्ययन विषय के लिए लाभकारी होती है। जो अध्ययन विषय होता है शोधार्थी का, उसके लिए लाभकारी होता है। ये एक प्रश्नावली की सामान्य विशेषता है जिनको आपको जो है ध्यान में रखनी है। प्रश्नावली का औचित्य कि भाई प्रश्नावली का क्या औचित्य है, हम प्रश्नावली क्यों बनाएं, हम प्रश्नावली का निर्माण करें ही क्यों, किस काम आएगी हमारे प्रश्नावली। तो ये औचित्य है कि क्या औचित्य प्रश्नावली का होना चाहिए। तो प्रश्नावली का जब औचित्य हमें सिद्ध करना हो तो इसमें कुछ बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो पहला बिंदु है किस प्रकार की सूचना की आवश्यकता है, कि हमें सूचना किस प्रकार की सूचना की शोधार्थी को आवश्यकता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली का निर्माण किया जाए, तभी वो प्रश्नावली औचित्यपूर्ण होगी, अन्यथा वो प्रश्नावली आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो किस प्रकार की सूचना जो है चाही गई है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी बात है किस प्रकार के उत्तरदाताओं तक इसे पहुंचाना है, अर्थात इसके उत्तरदाता कैसे हैं, कैसे उत्तरदाताओं तक इसको पहुंचाना है, इस बात का भी इसमें जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो पहली बात हो गई कि किस प्रकार की सूचना की आवश्यकता है। दूसरी बात होगी किस प्रकार के उत्तरदाताओं को हमें सूचना लेनी है और उत्तरदाताओं की उपलब्धता परिकल्पना किस सीमा तक होगी, अर्थात परिकल्पना हाइपोथेसिस उत्तरदाताओं की किस सीमा में होगी। ऐसा नहीं हो
कि वो 2 और 2 4 ही ना जानते हो और आप 40 का हिसाब उससे मांगते हो, तो ऐसी जो परिकल्पना अगर आप करेंगे तो वो कभी भी औचित्यपूर्ण नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये 3 बातें आप ध्यान रखिए, किस प्रकार की सूचना की आवश्यकता है, किस प्रकार के उत्तरदाताओं से इसे पहुंचना है और उत्तरदाताओं की उपलब्धता परिकल्पना किस सीमा तक होगी। इन 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चनरी के क्वेश्चनरी है, उसके टाइप क्या हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चनरी में आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चनरी के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ क्वेश्चनरी। ठीक है? तो क्वेश्चनरी जो होती है आपकी, वो आपकी संरचित प्रश्नावली हो सकती है, असंरचित प्रश्नावली हो सकती है, पंक्तिबद्ध प्रश्नावली हो सकती है, अपंक्तिबद्ध प्रश्नावली हो सकती है, मिश्रित प्रश्नावली हो सकती है और चित्रमय प्रश्नावली हो सकती है। इस 6 प्रकार की जो है प्रश्नावली क्या है वो हो सकते हैं। अर्थात प्रश्नावली के जो प्रकार हैं वो मूल रूप से होते हैं आपके संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली, अपंक्तिबद्ध प्रश्नावली, पंक्तिबद्ध प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपकी आती है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता द्वारा, ठीक है ना, अनुसंधान करने से पूर्व ही कर लिया जाता है। देखिए ये जो प्रश्नावली है, कौन सी? संरचित प्रश्नावली। इसका निर्माण अनुसंधानकर्ता द्वारा इसका निर्माण अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान से पहले ही कर लिया जाता है। अनुसंधान से पहले ही कर लिया जाता है। जिस प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान करने से पहले ही कर लिया जाता है और साधारणतः बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं। यह आपकी संरचित प्रश्नावली हो गई। ठीक है? अब बात करें असंरचित प्रश्नावली। तो असंरचित प्रश्नावली जो है में किसी भी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण पहले नहीं किया जाता, इनमें निर्माण पहले नहीं करते, इससे बिल्कुल उल्टी है। निर्माण पहले नहीं करते केवल विषय को लिख लिया जाता है, केवल विषय को लिख लिया जाता है, विषय को लिख लिया जाता है। मूल विषय तो लिख लिया जाता है, लेकिन जो है प्रश्नावली का निर्माण शोध कार्य से पहले नहीं किया जाता। ठीक है ना? तो इस प्रकार की प्रश्नावली है जिसका निर्माण पहले नहीं किया जाता है, केवल उन विषय आदि का उसमें उल्लेख होता है जिनसे संबंध में उत्तरदाताओं से सूचना चाही गई है। ठीक है? तीसरी आती है आपकी पंक्तिबद्ध। पंक्तिबद्ध जो होती है, पंक्तिबद्ध प्रश्नावली, जैसा कि इसका नाम ही है पंक्तिबद्ध, ठीक है ना, क्लोज क्वेश्चनरी, इसे बंद या प्रतिबंध प्रश्नावली कहते हैं। इसका नाम है बंद या प्रतिबंध। अब बंद के नाम से आप समझ गए होंगे, बंद या प्रतिबंध। बंद या प्रतिबंध, ये ऐसी प्रश्नावली होती है, पंक्तिबद्ध प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली होती है जो बंद या प्रतिबंध प्रश्नावली के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अनेक उत्तर दिए हुए होते हैं, उसके अनेक उत्तर दिए होते हैं तथा उत्तरदाताओं को उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को चुनना जाता है। ठीक है? किसी प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए होते हैं भाई, और बहुत सारे प्रश्न दे दिया, उसके बहुत सारे उत्तर दे दिए। अब उत्तरदाताओं को उनमें से किसी एक उत्तर को सही करना है। जैसे हम नहीं पढ़ते ऑब्जेक्टिव टाइप, ए बस है,
उनमें से कोई एक होता है, वो आपका पंक्तिबद्ध प्रश्नावली के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, जैसे आ गया, आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं? क्या प्रश्न आ गया? आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं? आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं? महत्व देते हैं, ये प्रश्न है भाई, क्वेश्चन है। उत्तर है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, कम, ध्यान नहीं देते, ध्यान या महत्व नहीं देते, महत्व नहीं देते। अब ऐसे ऑप्शन आ गए, और भी हो सकते हैं। तो उत्तरदाता को इनमें से अपने हिसाब से किसी एक उत्तर को चुनना होता है। जैसे किसी ने चुन लिया बहुत ज्यादा, तो वो ऐसी प्रश्नावली कैसी होती है? पंक्तिबद्ध प्रश्नावली होती है। पुनः देख लीजिए, संरचित प्रश्नावली, इसका निर्माण अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले ही कर लिया जाता है। अनुसंधान करने से पहले ही कर लिया जाता है कि ये प्रश्न मैं पूछूंगा उत्तरदाताओं से, वो तो संरचित होगी। असंरचित में क्या होता है? संरचित में निर्माण तो शोध से पहले नहीं किया जाता, लेकिन किन विषयों पर प्रश्न पूछना है वो उन विषयों को लिख लिया जाता है, वो हो गई असंरचित। पंक्तिबद्ध प्रश्नावली में क्या होता है कि इसे बंद या प्रतिबंध कहते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का होता है। जैसे 2, 4, 5 ऑप्शन दे दिए, उनमें से किसी एक उत्तर को उत्तरदाता द्वारा चुना जाता है, ये होता है आपका पंक्तिबद्ध उत्तर। ठीक है, ये कई बार हाँ या नहीं में भी हो सकते हैं। क्या आप घर जाओगे? हाँ या नहीं, तो आपको या तो हाँ उत्तर देना है या आपको नहीं देना है, वो भी आपको किस में शामिल करेंगे? पंक्तिबद्ध में। फिर आता है अपंक्तिबद्ध। ठीक है, अपंक्तिबद्ध में क्या होता है? इसमें व्यक्ति के विचार होते हैं। अपंक्तिबद्ध में व्यक्ति विचारों की स्वतंत्रता होती है, विचारों की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत होती है, विचारों की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत होती है, विचारों की स्वतंत्रता होती है। जैसे आप दहेज प्रथा के बारे में क्या कहते हैं? तो एक व्यक्ति के विचार दूसरे होंगे और दूसरे व्यक्ति के जो विचार हैं वो दूसरे होंगे। इस प्रकार के जो उत्तर हमें प्राप्त होंगे, ठीक है ना। या आपसे पूछ लिया बाल विवाह के बारे में आपके क्या विचार है, तो एक व्यक्ति के दूसरे विचार होंगे, दूसरे व्यक्ति के दूसरे होंगे। अगर आपसे पूछ लिया कि सीकर में चुनाव कौन जीतेगा, तो हर व्यक्ति के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई व्यक्ति किसी को जिताना पसंद करेगा, कोई व्यक्ति किसी को जिताना। मान लीजिए प्रश्न आ गया राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो वो अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके अपंक्तिबद्ध के अंतर्गत शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो अपंक्तिबद्ध। फिर आता है आपका मिश्रित प्रश्नावली। ऐसी प्रश्नावली जिसमें दोनों ही प्रकार के प्रश्न होते हैं, अर्थात पंक्तिबद्ध प्रश्न भी होते हैं और अपंक्तिबद्ध भी प्रश्न होते हैं। ऐसी प्रश्नावली को हम मिश्रित प्रश्नावली की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एक प्रश्न आपके सामने आ गया कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए, उनमें से एक को चुनना है, तो वो तो हो गया आपका पंक्तिबद्ध। नीचे डाल दिया राजस्थान की जलवायु और जनसंख्या का विवेचना कीजिए, वो प्रश्न उसके नीचे उसी में डला हुआ है, वो हो गई अपंक्तिबद्ध और वो हो गई। जब दोनों को मिला दिया तो आपकी बन गई मिश्रित। फिर होती है चित्रमय प्रश्नावली। चित्रमय प्रश्नावली में क्या होता है कि चित्रमय प्रश्नावली में चित्रों के माध्यम से बालकों और अशिक्षकों के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है और उनके प्रश्नों के उत्तर चित्र के माध्यम से ही बालकों को जो है या अशिक्षितों को द्वारा लिए जाते हैं और रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, वो होता है आपकी चित्रमय प्रश्नावली। पुनः देख लीजिएगा संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान करने से पहले ही अनुसंधानकर्ता द्वारा कर लिया जाता है। असंरचित में अनुसंधान से पहले प्रश्नावली का निर्माण नहीं किया जाता, लेकिन उसके विषयों को लिख लिया जाता है। पंक्तिबद्ध में फिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप या हाँ या नहीं वाले क्वेश्चन होंगे और वो पंक्तिबद्ध प्रश्नावली होगी। अपंक्तिबद्ध में जो है हमेशा प्रश्न होंगे वो विवेचनात्मक, विवरणात्मक या व्याख्यात्मक होंगे,
वो होगी आपकी अपंक्तिबद्ध। जब पंक्तिबद्ध और अपंक्तिबद्ध यानी ऑब्जेक्टिव और हाँ या नहीं वालों के साथ अगर विचारात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्नों को मिला दिया जाए तो मिश्रित प्रश्नावली का निर्माण हो जाता है। और अगर मान लीजिए हमारे जो उत्तरदाता हैं वो अशिक्षित हैं या बालक हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो है चित्रमय प्रश्नावली, चित्रों के माध्यम से प्रश्न बनाते हैं और चित्र के माध्यम से उत्तर प्राप्त करते हैं। ये होती है आपकी चित्रमय प्रश्नावली। ठीक है ना। तो टाइप ऑफ क्वेश्चनरी में हमने पढ़ा संरचित प्रश्नावली, असंरचित, पंक्तिबद्ध, अपंक्तिबद्ध, मिश्रित और चित्रमय प्रश्नावली। प्रश्नावली के प्रकार देखिएगा, हालांकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर भी एक बार देख लीजिए, अगर आपके नहीं समझ में आया तो देखिएगा। संरचित प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली जिसकी रचना अनुसंधान प्राप्त करने के पूर्व कर ली जाती है और बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। असंरचित प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण पहले नहीं किया जाता, केवल उन विषयों आदि का उल्लेख होता है जिसमें इसका अध्ययन करना होता है। ठीक है। फिर आती है पंक्तिबद्ध। बंद या प्रतिबंध प्रश्नावली के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अनेक उत्तर दिए जाते हैं तथा उत्तरदाता को उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को चुनकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी होती है, वो पंक्तिबद्ध होता है। अपंक्तिबद्ध प्रश्नावली, अपंक्तिबद्ध प्रश्नावली में खुली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उसके संभावित उत्तर नहीं दिए जाते हैं। उत्तरदाता अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उत्तर दे सकता है, वो होता है अप्रतिबंधित। ठीक है। चित्रमय प्रश्नावली, इस चित्रमय प्रश्नावली का प्रयोग बच्चे तथा अशिक्षित वर्ग के लिए किया जाता है और संभावित उत्तर चित्रों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित ये प्रश्नावली प्रतिबंधित प्रश्नावली तथा खुली प्रश्नावली दोनों का मिश्रित रूप होता है और इसमें प्रश्नावलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आपके जो है प्रश्नावली के प्रकार जिनको हमने पढ़ा। एक अच्छे प्रश्नावली की विशेषता की क्या विशेषता एक अच्छी प्रश्नावली की होती है, तो एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता देखिएगा, सबसे पहली है कि उसमें कम से कम प्रश्न होने चाहिए। प्रश्नावली अच्छी कब होगी, जब उसमें कम से कम प्रश्न हो, अर्थात प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रश्नों के उत्तर उपयोगिता नहीं देता है। हाँ या ना वाले प्रश्न हो तो ज्यादा बेटर है, बोले तो बंद प्रश्नावली हो तो ज्यादा अच्छा हो, बंद प्रश्नावली हो तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे एक प्रश्न दे दिया, क्या आप जयपुर जाना चाहते हैं, हाँ या नहीं, या फिर कोई एक प्रश्न दे दिया, उसके 4 उत्तर दे दिए, उनमें से किसी एक को चुन लिया, तो ऐसे होने चाहिए। तो कम से कम प्रश्न होने चाहिए, हाँ या ना वाले प्रश्न होने चाहिए, प्रश्न सुगम व बोध क्रम में होने चाहिए, ऐसा नहीं उनकी भाषा ही उपयोगिता को समझ में नहीं रहे, पक्षपात रहित होने चाहिए, ऐसा नहीं हो किसी पक्षपात को जो है वो सूचित करे या भेदभाववादी को बताए, शिष्टाचारपूर्ण प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों की भाषा अशोभनीय अभद्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो अशोभनीय हो, इसलिए शिष्टाचार भाषा का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। पारस्परिक पुष्टियुक्त एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, पहले प्रश्न का संबंध दूसरे प्रश्न से होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पहला राम का, दूसरा श्याम का, तीसरा हनुमान का, ऐसा प्रश्न उसमें नहीं होना चाहिए, अर्थात पारस्परिक पुष्टियुक्त होना चाहिए, एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से संबंधित होना चाहिए, इच्छित सूचना की प्राप्ति करना चाहिए, जो सूचना हम चाह रहे हैं प्रश्न भी उसी का होना चाहिए। ठीक है ना, आप चाह रहे हैं कि राम के पिताजी कौन थे और प्रश्न उसमें डाल रहे हैं दशरथ के भाई कौन है, तो फिर वो आपको दिक्कत होगी। तो प्रश्नों का एक तारतम्य होना चाहिए, भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, उत्तरदाताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तरदाताओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रश्नों से उत्तरदाता उत्तर तो नहीं देंगे, चिढ़ के आपकी प्रश्नावली को जरूर फाड़ देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ये एक अच्छी प्रश्नावली की जो है विशेषता है। इन विशेषताओं को अगर आप शामिल करोगे तो आप एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हो। प्रश्नावली निर्माण की जो विधियां हैं उनमें अध्ययन की समस्या, ठीक है, अध्ययन की समस्या, एक आपके प्रश्नों के उत्तर की समस्या, अध्ययन की समस्या, प्रश्नों की उपयोगिता की समस्या और बाह्य आकार, ये 3 चीजें जो है इसको प्रभावित करती हैं। किसको?
प्रश्नावली निर्माण की विधियों को, ठीक है ना। जैसे अध्ययन की समस्या, विषय संबंधी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसको? अध्ययन की समस्या में क्या है? विषय संबंधी पूर्ण जानकारी, विषय संबंधी पूर्ण जानकारी। ऐसा ना हो कि जो है जिसको आप प्रश्न डाल रहे हो उसको उस विषय की जानकारी नहीं है, अर्थात जो है अध्ययन की जो समस्या है कि जो उपयोग करता है उसे प्रश्नों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और उत्तरदाता को भी, ठीक है। दूसरा है क्षेत्र व सूचना दाता, क्षेत्र व सूचना दाता, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई ऐसी सूचना चाहेंगे जो एक जो है बहुत ही क्षेत्र का विशेषज्ञ ही दे पाएगा, लेकिन वो सूचना अगर आपने किसी बालक से पूछ ली तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। इसलिए विषय संबंधी पूर्ण जानकारी और क्षेत्र जो है क्षेत्र व सूचना दाता की जो है जानकारी होनी चाहिए। एक अपने अध्ययन से कभी नहीं भटकना चाहिए। अध्ययन की जो आपकी इकाई है उससे संबंधित प्रश्न होने चाहिए। ये आपकी जो है इसकी विशेषता है जिसको आप ध्यान रखेंगे कि अध्ययन की समस्या क्या है, विषय संबंधी पूर्ण जानकारी, क्षेत्र व सूचनादाता का ध्यान रखना और अध्ययन इकाई, ठीक है। दूसरा आपका आता है प्रश्नों की उपयोगिता, ठीक है। तो प्रश्नों की उपयोगिता क्या है कि प्रश्न, अभी बताया मैंने कि प्रश्न है वो स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। उत्तरदाता की समझ में आने चाहिए तभी वो उत्तर दे पाएगा, ठीक है। सरल प्रश्न होने चाहिए, भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्य की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। विषय के प्रश्न होने चाहिए और गोपनीय वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। कोई ऐसे प्रश्न ना कर ले जो उसके पीछे की जिंदगी या उसके अतीत में परेशानी बनकर उभर जाए। जैसे आप किसी से आप अगर पूछ लें उसकी पत्नी के सामने कि आपकी पहले किस महिला से दोस्ती थी, तो इस प्रकार का प्रश्न करेंगे तो वो उसकी गोपनीयता को भंग करेगा और वो चिढ़ जाएगा और आपके प्रश्नों का उत्तर तो नहीं देगा, प्रश्नावली को फाड़ के फेंक देगा। तो ये भी आप जो है ध्यान रखेंगे कि प्रश्नों की उपयोगिता कब होगी, जब प्रश्न सरल होंगे, स्पष्ट होंगे, भाषा सही होगी, गोपनीयता को बनाए रखेंगे, उसके अतीत में झांकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों से हमें हमेशा बचना चाहिए, तभी जो है आपका जो है काम होगा। और एक कम से कम प्रश्न पूछने चाहिए, नहीं तो अगला कहेगा क्यों दिमाग खराब है क्या, मैं सब बताता रहूंगा तुम्हें, मेरे दूसरा काम नहीं है, तो वो वहां फिर दिक्कत आपको होगी। तीसरा है बाह्य आकार, बाह्य आकार को भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाह्य आकार से है कि प्रश्नावली की जो छपाई करें, प्रश्नावली की जो छपाई करें, प्रश्नावली के जो पृष्ठ बनाए, क्या छपाई, छपाई और उसके पृष्ठ ऐसे नहीं हो कि आपने गड़े हुए से पृष्ठ उसमें काम में ले लिया, उसकी छपाई भी ऐसे रंगीन और शानदार होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा कागज उसके प्रयोग लेना चाहिए, उसमें जो भाषा लिखी है वो स्पष्ट बिल्कुल अच्छे अक्षरों में होनी चाहिए, तब वो क्या है कि प्रश्नावली अच्छी चलेगी, ठीक है ना। इसकी जो सामान्यतः जो इसे जो आकार है किसका, कागज का, कागज का जो आकार है वो आपका जो है 8x12 इंच का होना चाहिए। जो इसकी मानक साइज है ना वो 8x12 इंच है। किसकी जी, कागज की, किसकी, कागज की। कागज की साइज है वो 8x12 इंच की होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कागज की साइज होनी चाहिए, ठीक है। और कागज जो है, कागज कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड का होना चाहिए, स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जैसे आप किसी को ग्रीटिंग कार्ड भेजते हो, ठीक है ना, अपनी प्रेसी को ग्रीटिंग कार्ड आपने भेजा होगा कभी मनोज जी, तो ग्रीटिंग कार्ड जो भेजते हो बिल्कुल वैसा शानदार कागज इसके अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है ना। छपाई है वो भी आकर्षण होना चाहिए। छपाई अगर देखिए, छपाई अगर अच्छी है, अगर आपकी छपाई अच्छी है प्रश्नों की, तो उसे जो है उपयोगकर्ता क्या करेगा, रुचि से देखेगा, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक गुण है। अगर कोई वस्तु आकर्षित करने वाली हो तो वो जरूर आकर्षित करेगी, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें आता है कि मार्जिन और हाशिया। कई लोग क्या करते हैं कि इधर से लिखना शुरू करते हैं उधर खत्म करते हैं, बीच में उसमें हाशिया या मार्जिन नहीं देते। तो जो प्रश्न वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, मार्जिन और हाशिया का उसमें प्रयोग होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो स्पष्ट समझ में आएंगे। तो मार्जिन और हाशिया का भी इसमें प्रयोग करेंगे
और इसके लिए कहा गया है कि बाईं तरफ जो है 3 इंटू 8 और 1 इंटू 7 जगह छोड़नी चाहिए। 3 इंटू 8 3 इंटू 8 और 1 इंटू 7। 3 इंटू 8 और 1 इंटू 7 ये बाईं ओर होनी चाहिए और ये दाईं ओर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये अगर विशेषताओं को अगर आप लेके चलोगे तो जो है आपकी प्रश्नावली है वो बहुत अच्छी होगी। तो ये कुछ बातें हैं एक प्रश्नावली के लिए जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कलर का भी ध्यान रखना, कलर ना तो ज्यादा बहुत गहरा हो और न बहुत ज्यादा फीका हो, अट्रैक्टिव कलर उसका होना चाहिए, एक आकर्षित कलर होना चाहिए जो अगले को देखते ही उसकी आंखों में ऐसे भा जाए कि भाई मैं इसका तो उत्तर लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्नावली निर्माण में 3 कारकों को आप जो है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब प्रश्नावली प्रयोग की विधि, ठीक है ना। तो प्रश्नावली प्रयोग की जो विधि है वो 3 तरीके से होती है आपकी प्रश्नावली प्रयोग की विधि। 3 तरीके से आपकी प्रश्नावली प्रयोग की विधि चलती है। एक होता है पूर्व परीक्षण, एक होता है कवरिंग लेटर और एक डाक द्वारा संप्रेषण, ठीक है ना। पुनः परीक्षण, कवरिंग लेटर और डाक द्वारा जो है भेजना। पूर्व परीक्षण में क्या होता है कि जब प्रश्नावली का निर्माण कर लिया और हमने सब देख लिया, कलर भी देख लिया, आकर्षण भी देख लिया, अच्छी डिजाइन भी देख ली, कलर ना फीका ना ज्यादा था, हाशिया भी छोड़ दिया, सारे गुण हमने देख लिए, सब कुछ अच्छा हो गया, फिर भी हम उसकी एक बार जांच जरूर करें कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। वो सारी चीजें आती है पूर्व परीक्षण में, ठीक है। फिर आता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में क्या होता है कि हमें भेजना किसको है उसका पूरा पता सहित उसका एक कवरिंग लेटर हमें तैयार कर लेना चाहिए प्रश्नावली के लिए, जिसको हम उत्तर जिससे चाह रहे हैं, ठीक है। फिर डाक द्वारा संप्रेषण, फिर उसे डाक के माध्यम से पाठक को भेज देना चाहिए। इस प्रकार ये कार्य संपादित किया जाता है, ठीक है। प्रश्नावली की समस्या। अब प्रश्नावली की समस्या क्या होती है भाई, आप तो देख ही रहे हैं कि प्रश्नावली की क्या समस्या हो सकती है। तो प्रश्नावली उत्तर न मिलने की समस्या। कई बार हम क्या करते हैं कि डाक के माध्यम से, व्यक्तिगत टेलीफोन से, एसएमएस में हम जब डाक के माध्यम से भेज देते हैं फिर उसको एसएमएस करते हैं या आजकल गूगल स्कॉलर वगैरह से करते हैं, तो हम प्रश्नावली तो उत्तरदाता को भेज देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उत्तर या तो मिलते नहीं है और मिलते हैं तो समय पे नहीं मिलते हैं। तो एक तो ये समस्या है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कई प्रश्नों के उत्तर ऐसे आते हैं जो विश्वसनीय नहीं होते, कम विश्वसनीय होते हैं, अर्थात उत्तर है वो विषय से मैच नहीं करते, तो वो भी जो है कम विश्वसनीय होते हैं। ये भी आप जो है ध्यान रखेंगे। विश्वसनीय से तात्पर्य है, जैसे एक बार किसी बालक से कि प्रश्न पूछा गया कि बंदरगाह किसे कहते हैं, तो बच्चे ने उत्तर दिया जहां बहुत से बंदर इकट्ठे होकर कार्य करते हैं उसे बंदरगाह किया कहा जाता है। तो प्रश्नों में वहां क्या होती है कि विश्वसनीयता का अभाव होता है, तो ऐसे प्रश्नों में विश्वसनीयता का जो है अभाव होता है। तो ये 2 समस्याएं हैं प्रश्नावली की कि प्रश्नावली उत्तर न मिलने की समस्या और कम विश्वसनीय, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नावली प्रविधि का महत्व, कि प्रश्नावली प्रविधि का क्या महत्व है, ये भी आप देखिएगा कि प्रश्नावली प्रविधि का क्या महत्व है, ये आपके कहाँ काम आती है, ठीक है। तो प्रश्नावली एक विशाल एवं व्यापक क्षेत्र में बिखरे हुए, प्रश्नावली एक विशाल एवं व्यापक क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों से तथ्य संकलन करने की शीघ्रतम एवं सरल विधि है। अर्थात कैसे प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए जिसका क्षेत्र व्यापक हो, जैसे भूगोल से संबंधित प्रश्न हो, ठीक है, आपके वातावरण से संबंधित प्रश्न हो, ठीक है, आपके पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हो, बोले तो भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है उनमें इनका बहुत अधिक महत्व होता है, ठीक है। तो प्रश्नावली प्रविधि का महत्व है विशाल जनसंख्या का यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, किसका, जनसंख्या का यदि अध्ययन कर रहे हैं, विशाल जनसंख्या का, तो जगह जगह से आपसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े और जनसंख्या संबंधी जानकारी, जातियों की जानकारी प्रश्न के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, वहां आपकी प्रश्नावली विधि काम आती है विशाल जनसंख्या के अध्ययन के लिए। इसमें कम से कम खर्चा होता है, सिर्फ एक कागज का खर्चा है, डाक का खर्चा है, अगले को भेज दिया, डाक के खर्चे में उत्तर अपने आप ही आ गया,
तो कम से कम खर्चा होता है, ये ज्यादा महंगी पद्धति नहीं है। न्यूनतम समय, कम से कम समय लगता है, एक बार प्रश्नावली बना दी, विभिन्न लोगों को भेज दी, उत्तर आ गए, कलेक्शन कर लिया। कम से कम श्रम लगता है, मेहनत भी कम ही लगती है, एक बार बन गई तो बन गई। सूचना की पुनरावृत्ति की संभावना, सूचना है वो पुनरावृत्ति होती है, अर्थात हम ये प्रश्नावली एक से अधिक जो है उपयोगकर्ताओं को भेजते हैं, उत्तरदाताओं को भेजते हैं, तो उसकी पुनरावृत्ति होती है और हम विभिन्न उत्तरदाताओं के जो मनोस्थिति है, उनके प्रश्नों के उत्तर की जो है उसको जान लेते हैं। वस्तुनिष्ठ सूचना की संभावना, सूचना इसमें सामान्यतः मैंने कहा कि प्रश्नावली छोटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, तो यहाँ वस्तुनिष्ठ सूचना ही प्राप्त होगी, बोले तो प्रतिबंधित सूचना प्राप्त होगी। सांख्यिकी विश्लेषण में सरलता, जब हम शोध कार्य करते हैं तो हम जब सांख्यिकी रिकॉर्ड बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं, मैपिंग करते हैं, उस समय ये डाटा हमारे बहुत काम आते हैं। और सुविधाजनक तुलनात्मक अध्ययन, हम इसके माध्यम से जो है तुलनात्मक अध्ययन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। प्रश्नावली की सीमाएं, कि भाई प्रश्नावली की क्या सीमाएं हो सकती हैं, तो देखिएगा एक प्रश्नावली की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। ठीक है, संरचित प्रश्नावली अशिक्षित के लिए अनुपयोगी है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, संरचित प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली जिसमें जो है ऐसी प्रश्नावली जिसमें शोध कार्य पूर्व होने से पहले ही प्रश्नों को तैयार कर लिया जाता है। शोध कार्य होने से पहले ही प्रश्नों को तैयार कर लिया जाता है, फिर उत्तरदाताओं को भेजा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को अशिक्षित व्यक्ति नहीं पढ़ सकते, इसलिए संरचित प्रश्नावली अशिक्षित के लिए अनुपयोगी है। ठीक है, फिर उत्तर प्राप्ति की समस्या, मैंने कहा था कि कोई लोग जवाब देंगे तो देंगे, ना देंगे तो ना देंगे, आप क्या बिगाड़ लोगे, क्या उखाड़ लोगे उनका, उनकी इच्छा है, उत्तर दे तो दे, ना दे तो ना दे। ठीक है, तो उत्तर प्राप्ति की समस्या। अपूर्ण सूचना की संभावना, कि सूचना जरूरी नहीं कोई 2 प्रश्नों का उत्तर दे दे बाकी खाली भेज दे, कोई ऐसे ही रिटर्न कर दे, उत्तर ना ही दे। ठीक है, कोई अपने पास ही रख ले। ठीक है, तो अपूर्ण सूचना की संभावना भी रहती है। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव, हम हर व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं बना सकते, क्योंकि जरूरी नहीं हर शोधार्थी जो है सामाजिक हो, हर उत्तरदाता सामाजिक हो, इसलिए व्यक्तिगत संपर्क का भी अभाव होता है। कई बार अस्पष्ट लेखनी में लेखन शैली किसी व्यक्ति की ऐसी हो जो समझ में ही ना आए, तो अस्पष्ट लेखनी का भी उत्तर हम ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। गहन अध्ययन में अनुप्रयुक्त, अगर हम गहन अध्ययन करें, डेप्थ क्लासिफिकेशन करें, किसी विषय को गहनता से पढ़ें, गहराई से पढ़ें, तब जो है इनका उपयोग नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि कोई गहन बात ऐसी हो जो उपयोक्ता के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो और वो उन प्रश्नों का उत्तर ना दे। सार्वभौमिक प्रश्न असंभव, हम सार्वभौमिक प्रश्न जो है उससे नहीं कर सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ के प्रश्न जिसको अधिकतर लोग मानते हो, ऐसे प्रश्नों का जो है अभाव इसके अंदर होता है। उत्तरदाताओं की भ्रांतियां, कई बार उत्तरदाता कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं क्या हो, क्या कर रहा हो। जैसे एक बार गवर्नमेंट ने सर्वे करवाया और सर्वे में किसी विशेष व्यक्ति परिवारों से ये जानना कि किन किन के घरों में साइकिल है, किन किन को घरों में टेलीविजन है, तो लोगों ने ये भ्रांतियां फैला दी कि आपका बिजली का बिल ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, सरकार आपको सुविधाएं बंद कर देगी, ठीक है ना। तो ऐसी भ्रांतियां फैल जाती हैं और जिसके कारण जो है उत्तरदाता सही उत्तर नहीं देते हैं। भावात्मक परिणामों का अभाव, हर व्यक्ति भावात्मक नहीं हो सकता, एक व्यक्ति 1, 2, 3 या किसी के लिए भावात्मक हो सकता है, इसलिए आवश्यक नहीं कि वो भावात्मक जो है परिणामों का जो है आशा हम करें। तो ये भी एक जो है महत्वपूर्ण समस्या है। तो ये प्रश्नावली की सीमाएं हैं। तो आज का जो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका प्रश्नावली, तो ये जो है डाटा कलेक्शन का एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, जिसको ध्यान रखिएगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आपके जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है एक आपका इंटरव्यू, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।